हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 रेलवे ग्रुप डी और सभी एग्ज़ाम के लिए हमने साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी। साइंस सीरीज़ में हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं विथ एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। साइंस सीरीज़ की ये पार्ट 2 वीडियो है। जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विटकर के वर्गीकरण के अनुसार किससे संबंधित जीवों में पूर्णतः परिभाषित नाभिक नहीं होता है। तो आपके ऑप्शन है प्रोटिस्टा, कवक, मोनेरा और प्लांटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा। अब मोनेरा कैसे होगा, चलिए मैं आपको अच्छे से थोड़ा डिटेल बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे देखिएगा, जो मोनेरा है एकल कोशिका वाले जीव होते हैं जिनके पास कोई वास्तविक परमाणु झिल्ली नहीं होती है। यह एक ऐसा साम्राज्य है जिसमें एक प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन वाला एक कोशिकीय जीव होते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो मोनेरा है एकल कोशिकीय वाले जीव होते हैं, ठीक है, जिनमें परमाणु झिल्लियाँ और रिक्तियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, लेकिन एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो द्विआधारी विखंडन के माध्यम से प्रजनन करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया, ठीक है। तो आर.एच. विक्टर ने, मैंने कल के वीडियो में भी आर.एच. विक्टर से एक क्वेश्चन बताया था। जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा है उन्हें ज़रूर पता होगा, तो उसका आंसर दीजिएगा, मतलब कमेंट करिएगा कि वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। कि आर.एच. विक्टर ने 1969 में पहली बार विश्व के वनस्पतियों और जीवों का वर्गीकरण 5 साम्राज्य एनिमेलिया, कवक, प्रोटिस्टा, मोनेरा में प्रस्तावित किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ही बता देती हूँ, उसमें पूछा गया था कि 5 किंगडम प्रणाली किसने दिया था। तो विटकर ने दिया था। कब दिया, 1969 में। तो 5 किंगडम में कौन कौन से थे, एनिमेलिया, कवक, प्रोटिस्टा, मोनेरा। उसमें ये प्रोटिस्टा की जगह प्रोटोजोआ था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, ठीक, यही था। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। तो कौन बनाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। कैसे होता है, चलिए आपको समझा देते हैं। जो गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ, ठीक है, द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्शन पेप्सिन की सुविधा प्रदान करती है। पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। तो आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं कि प्रोटीन को कौन पचाता है, तो पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन की खोज जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थियोडर स्वान ने की थी। पेप्सिन केवल पेप्टाइड्स नामक छोटी इकाइयों में प्रोटीन के आंशिक क्षरण को प्रभावित करता है जो आंतों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं या अग्नाशयी एंजाइमों द्वारा टूट जाते हैं। तो याद रखिएगा, पेप्सिन किसके द्वारा टूटता है, तो अग्नाशयी जो एंजाइम निकलते हैं उनके द्वारा टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है, दो हड्डियों को एक दूसरे प्रकार के संयोजी ऊतक से जोड़ा जा सकता है जिसे क्या कहा जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा बंधन, जिसे हम लिंगामेंट भी कहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपसे बंधन ना ऑप्शन में देके लिंगामेंट दे दे, तो इसका आंसर हो जाएगा बंधन या लिंगामेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लिंगामेट यानी कि बंधन संयोजी ऊतक है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि जो लिंगामेट है वो कैसा टिश्यू है, तो संयोजी टिश्यू है, ठीक है। टेंडन क्या है, कंडरा, ठीक है, मांसपेशियों की हड्डी को जोड़ता है और प्रवाहिनी पेशी को पेशी से जोड़ता है। उपास्थि जोड़ों पर हड्डी की सतह को चिकना करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाल। याद क्या आप लोग जानते होंगे, बेसिकली जो माँ के पेट में जो बेबी रहता है उसमें एक नाल होता है जो माँ के नाल से जुड़ा होता है, ठीक है। देखे होंगे बच्चा पैदा होता है तो उसके पेट से एक नाल जुड़ा रहता है, ठीक है, तो उसे कट किया जाता है, तो उसे ही कहा जाता है, ठीक है। तो यही बात था। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ कि जो प्लेसेंटा यानी कि नाल के माध्यम से भ्रूण को माँ के रक्त से गर्भाशय में पोषण मिलता है। नाल बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट उत्पादों को निकालता है। नाल गर्भ में पल रहे बच्चे की गर्भनाल को माँ के गर्भ की आंतरिक दीवारों से जोड़ती है, ठीक है। गर्भाशय की अंत की ओर नाल माताओं में से भ्रूण में एंटीबॉडी स्थानांतरित करती है। HCG यानी कि
देखिए HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन भी प्लेसेंटा द्वारा स्रावित तो होता है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किया है ताकि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। खैर, अगला क्वेश्चन है किसमें बंडिंग द्वारा प्रजनन कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। या कौन बंडिंग द्वारा प्रजनन कर सकते हैं, तो जो हाइड्रा होते हैं वो बंडिंग द्वारा प्रजनन कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये बंडिंग क्या है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि जो पुनर्जनन और बंडिंग द्वारा हाइड्रा प्रजनन कर सकता है। बंडिंग में शुरू में कलियां एक छोटे उभार के रूप में दिखाई देती हैं, वे बढ़ती हैं और 2-4 दिन के भीतर वे पूरी तरह से गठित हाइड्रा बन जाती हैं। फिर यह मूल शरीर से अलग हो जाता है। पुनर्जनन में क्षतिग्रस्त या खोए हुए हिस्से का पुनर्जनन होता है। हाइड्रा यौन और अलैंगिक दोनों रूप में प्रजनन करता है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन या तो बंडिंग या तो विखंडन द्वारा होता है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अलैंगिक प्रजनन है या तो बंडिंग या तो विखंडन द्वारा होता है। और हाइड्रा का संबंध फाइलम सेलेंटेरेटा से है, ठीक है। हाइड्रा का संबंध फाइलम सेलेंटेरेटा से है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछा था कि 10Q के प्रतिरोध में 0.5 A की धारा बनी रहती है, तो 1 मिनट में प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा पूछा था, ठीक है। आवेश की मात्रा, चलिए इसका सोल्यूशन दिखाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, धारा दिया था 0.5 एम्पियर, टी दिया था 1 मिनट, यानी कि उसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो मान लीजिए आवेश क्या है, Q, ठीक है। और जो Q का फॉर्मूला क्या होता है, I × T, यानी कि इसका बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 30 एम्पियर सेकेंड या कूलाम आंसर होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन भी एक न्यूमेरिकल बेस पे ही है। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि एक 1000 वाट रेंटेड इलेक्ट्रिक आयरन को 3 घंटे प्रतिदिन के लिए संचालित किया जाता है, तो 1 किलोवाट में 30 दिनों में कुल ऊर्जा खपत क्या होगी। तो पहले आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देते हैं। देखिएगा करना कैसे है। बिजली की लैंप का रेंटेड मान कितना दिया था, 1000 वाट दिया था, ठीक है। जिसके अवधि के लिए लोहे का उपयोग किया जा रहा है उसकी मात्रा कितना दिया था, 3 × 30, ठीक है, 90 घंटे। T बराबर 90 आवर निकल गया। P बराबर E/T होता है, बस E/T फॉर्मूला सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 90 किलो वाट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल किसके द्वारा कार्य करता है, यानी कि घर्षण बल किसके विरुद्ध या किसके साथ कार्य करता है, तो बल की दिशा के विरुद्ध कार्य करता है। याद रखिएगा, जो घर्षण बल है बल की दिशा के विरुद्ध कार्य करता है। यहाँ पे समझिएगा, घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात बल की दिशा के विपरीत में कार्य करता है, ठीक है। जिधर बल की दिशा होगी उसके अपोजिट में हमारा क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा, ठीक है। जब तक सीमित मान तक नहीं पहुंच जाता तब तक घर्षण का परिमाण उस बल के बराबर होता है जो वस्तु को गति देता है। सीमित घर्षण का परिमाण 2 सतहों के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए एक स्थिर अनुपात होता है। घर्षण बल सतहों के खुरदरापन, चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल 2 सतहों के बीच संपर्क के क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है, यानी कि जिस ओडोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी। ओडोमीटर से हम दूरी मापते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो एक वाहन द्वारा यात्रा की गई दूरी को इंगित करता है, जैसे कि मोटरसाइकिल और मोटर वाहन, ऑटोमोबाइल, ठीक है। यह यंत्र इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या दोनों का संयोजन हो सकता है। इसे हर सवारी की छोटी यात्राओं के मामले में ट्रिप मीटर भी कहा जाता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रिप मीटर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ओडोमीटर को, ठीक है। ओडोमीटर में उल्लिखित दूरी आमतौर पर किलोमीटर में होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है, मतलब बुलेट की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बंदूक से कम, बंदूक से ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बंदूक से ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देते हैं
कि रैखिक संवेग के संरक्षण के अनुसार बुलेट और बंदूक का रैखिक संवेग परिमाण में समान होता है लेकिन दिशा में विपरीत होता है। तो गतिज ऊर्जा और रैखिक संवेग के जो बीच संबंध है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है p²/2m। ठीक है, अब संवेग वही है जो ऊपर कहा गया, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/2m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी शरीर के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अपोजिट होता है। इसलिए कम द्रव्यमान वाली वस्तु में गतिज ऊर्जा अधिक होगी और इसके विपरीत। ठीक है, यानी कि ज़्यादा रहेगा तो कम होगा। ठीक है, यहाँ यह इस मामले में गोली बंदूक की तुलना में हल्की है, इसलिए बुलेट की जो गतिज ऊर्जा है बंदूक की तुलना में अधिक होगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल था कि एक ट्रक एक चट्टान से गिर जाता है और 0.8 सेकेंड में ज़मीन पर पहुंचता है, तो वह चट्टान ज़मीन से कितनी ऊंची है। तो चलिए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि देखिएगा, जो चट्टान की ऊंचाई की गणना करने के लिए गति के दूसरे नियम का हम उपयोग करेंगे। गति के तीनों नियम आपको पता होना चाहिए। एक होता है v² = u² + 2as, दूसरा तो यही है ut + ½ gtu², और तीसरा क्या है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो s बराबर चट्टान की ऊंचाई, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर समय। ठीक है, तो g बराबर क्या होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करने के बाद आपका s निकल जाएगा जो कितना है 3.2 मीटर ऊंची है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा Fe2O3। ठीक है, जिसे हम आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है Fe2O3। एक विशाल कंटेनर जिसे ब्लास्ट फर्नेस कहा जाता है में लौह अयस्क लोहा निकाला जाता है। हेमेटाइट जैसे लौह अयस्कों में आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है। ठीक है, FeO भी लोहे का ऑक्साइड होता है जिसे आयरन सेकेंड ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि आयरन ऑक्साइड कहते हैं या फेरस ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। खनिज रूप में FeO को वाइटाइट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और Fe3O4 जो है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। जो मैग्नेटाइट एक खनिज है और लोहे के मुख्य लौह अयस्कों में से एक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम का पता लगाएं, मतलब कि सिलिकॉन, फास्फोरस, जर्मेनियम और आर्सेनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस एक गैर धातु होता है और जो ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक है ये एक मेटॉलिक है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे देख लीजिए, वही जो मैंने भी बताया कि फास्फोरस के अलावा अन्य तीन यानी कि आर्सेनिक और सिलिकॉन और जर्मेनियम है मेटलॉइड है, जबकि जो फास्फोरस है एक गैर धातु है। मेटलॉइड एक रासायनिक तत्व है जिसके गुण धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में मेटलॉइड बोरान से पोलोनियम तक एक विकर्ण रेखा पर स्थित होते हैं। तो मेटलॉइड न्यूनतम संख्या में होते हैं जिनमें ये सब हैं शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है परमाणु संख्या 35, 53 और 85 वाले तत्व हैं, तो ये हो जाएंगे हैलोजन। FCl Bri को हम हैलोजन तत्व कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टेबल दे दिया है। आवर्त सारणी में हैलोजन समूह 17, समूह पूछेगा तो 17। ठीक है, जैसे फ्लोरीन 9, क्लोरीन Cl 17, ब्रोमीन 35 और आयोडीन 53 और एस्टाटिन या 85। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298, यदि उसके नाभिक में इतने न्यूट्रॉन है तो उनकी परमाणु संख्या क्या होगी। देखिए इसका सलूशन कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। पहले थोड़ा सा द्रव्यमान संख्या के बारे में जान लीजिए। तो द्रव्यमान संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित करती है। द्रव्यमान संख्या A द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, और तत्व की परमाणु संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या को Z द्वारा दर्शाया जाता है। तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या दिया हुआ था, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या भी दिया हुआ है, यानी कि अब प्रोटॉनों की संख्या आप निकाल लेंगे यहाँ से, इसलिए कितना हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या 109। अब देखिए ऑप्शन में शायद आइसोटोप था, तो आइसोटोप भी समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोटोप को समान प्रोटॉन वाले तत्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है, लेकिन उनके नाभिक में मौजूद न्यूट्रॉन की एक अलग संख्या होती है।
चूँकि इलेक्ट्रॉन समान रहते हैं इसलिए इनके रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन संख्या में परिवर्तन के कारण उनका परमाणु द्रव्यमान बदल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न भौतिक गुण जैसे पिघलना, रंग आदि होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जहाँ बिजली 10% NaCl से होकर गुजरती है वो क्या कहलाती है प्रक्रिया? तो वो हो जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। ठीक है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब देखिए ये क्या है, जब बिजली 10% N मतलब नमकीन के लिए जली घोल से होकर गुजरती है तो वह विघटित होकर एक बुनियादी यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला है 2NaCl 2H2O, NaOH का होल 2 Cl2 और H2। इस प्रतिक्रिया में 3 उत्पाद आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, उन तीनों तत्वों का नाम बताइए जिनमें एकल इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी शेल होते हैं। जिसका आंसर हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में तीनों इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी शेल में होते हैं। कैसे होते हैं दिखा देते हैं आपको। देखिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में एकल इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में होते हैं। आवर्त सारणी के एक समूह में से संबंधित सभी तत्वों में बाहरी आवरण में एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप है ना उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उसमें जो तत्व है बाहरी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, पहले समूह के तत्वों में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।